अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वीडियो और ऑडियो आ रही है? माइक या मैसेज कर दें या माइक पे बता दें। आ रही है। वालेकुम सलाम जी। गुड। कल का कैसा लगा? कुछ ने मुझे मैसेज करके बताया कि कल की मेडिटेशन से उनको अच्छे एक्सपीरियंस हुए। तो जिन्होंने नहीं बताया, आप बताएं कैसा लगा जो गाइडेड कल की मेडिटेशन थी, कैसी लगी? और आज भी हम पहले जो है ना गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। आज जो है हम 5 सेंसेस, जो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, उनको तेज़ करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन है। ये एक मेटाफोर है, ये एक कहानी की सूरत में होगा। आपने उसी तरह से विजुलाइज करना, फील करना। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं और फिर हम जो बाकी का थ्योरी है जो हम लेके चल रहे होते हैं साथ साथ, तो वो थ्योरी साथ साथ पढ़ेंगे। तो सेम उसी तरह पानी पीना है। माइक ठीक है कह रही हैं नायाब की आ रही है आवाज़। तो माइक अगर अकेले नहीं है तो आप अपने जो कानों में माइक रखें, पानी पिएं। बैक स्ट्रेट रखनी है, हाथों को ऐसे रख के टांगे क्रॉस करके बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। और जो भी मैं मेटाफोर एक स्क्रिप्ट बोलूँगी, आपने उसको सुनते रहना है। और उसके बाद बाकी चीज़ें, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन। और इसमें जितना आप पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे। तो कोई भी गलत सही नहीं है। सब हम आपस में एक बिल्कुल अच्छा माहौल रख के आप बात करें साथ। जो मैं पढ़ने को कहती हूँ उसको पढ़ें, ताकि एक इंटरेक्टिव सा हो और हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होके चीज़ें सीखें। तो फिर इसके बाद जो आपने, जब हम थ्योरी की तरफ जाएंगे तो आपने ज़रूर पार्टिसिपेशन करना है। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जो सीख रहे हैं वो बहुत जो है ना अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेडिटेशन है उसका नाम है एक्सपेंड सेंसरी एक्यूटी, कि हमारी जो पांचों सेंसेस हैं उनको तेज़ करना। जो हमारी पांचों हिस्से हैं, सूंघने की, चखने की, देखने की, हमारी ये जो हवा से खमसा है, इनको तेज़ करना है। कि जो पहले से हैं उनकी, उनका जो काम है, उनका जो वर्क है वो तेज़ हो जाएगा। तो इसके लिए इसको कहते हैं हाउस ऑफ 5 सेंसेस। तो इसमें मेरे ख्याल से मैं म्यूज़िक थोड़ा सा कम भी चलाती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आती रहे, थोड़ा रिलैक्स भी करती रहे म्यूज़िक, और फिर मेरी आवाज़ आती रहे। तो इसमें ये एक मेटाफोर होगा। रिचर्ड बैंडलेट ने ये एक जो बनाया है एक मेटाफोर, ये एक मेटाफोर है, ये एक सारा कहानी है, ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इस इसमें आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक चूंटी की तरह हैं और अपने लेफ्ट पाँव के अंगूठे के नाखून से के दरमियान जो गोश्त है वहां से अंदर दाखिल हो रहे हैं, और अपने नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं। और वहां से आप ट्रेवल करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर और दिमाग में पहुंचते हैं। यहाँ पर हाउस ऑफ 5 सेंसेस है। वहाँ पर आप अपनी 5 सेंसेस जो ख्वासे खमसा हैं उनको देखना, सूंघना, चखना और टच करना, ये एक कमरा है। उसमें हम अपनी 5 सेंसेस को तेज करना चाहते हैं। और हर कमरे में लेबल लगा हुआ है कि इस कमरे में ये है और इस कमरे में ये है। हमने आइडिया ये देना है, इसको तेज करना है। सब सेंसरी एक्शन को सबसे पहले हमने तेज करना है। तो सबसे पहले एक कमरा होगा, वो छठा कमरा है। उसमें वो सब सामान सफाई का होगा, जिस तरह झाड़ू, डस्टर, वैक्यूम क्लीनर, और ये सब मेटाफोर है। और फिर सफाई के बाद वापस राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ से उसी तरह राइट साइड के पाँव के नेल से बाहर निकल जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। आपने अपने आप को चूंटी की तरह तस्वर करना है, जो आपके लेफ्ट पाँव के अंगूठे के दरमियान जो गोश्त है वहां से इन होना है।
और फिर अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए दिमाग तक पहुंचना है, जहां पे 5 कमरे हैं। छठा एक कमरा सफाई का होगा, जिसमें वो सारा सामान पड़ा हुआ है, जिससे हमने अपनी पूरी 5 सेंसेस की सफाई करनी है। तरकीब: आंखें बंद कर लें, नाक के जरिए एक लंबी गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड जिस्म पर असरअंदाज होता है और फिर जिस्म माइंड पर असरअंदाज हो रहा है, इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं, जिस तरह एक चूंटी होती है और उससे भी कम हो सकता है। किसी को तसव्वुर करने में दिक्कत हो रही है तो वो जस्ट फील करे, महसूस करे। ये एक मेटाफोर है, ये एक तसव्वुराती कहानी है। और अपने आप को लेफ्ट पाँव के अंगूठे पर तवज्जो ले जाएं और नाखून और गोश्त के दरमियान से आप अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपने उस नर्वस सिस्टम को देखना शुरू करते हैं कि किस तरह अंगूठे के अंदर भी बारीक बारीक नर्व हैं, जो छोटी छोटी असाब हैं, खून की नालियां होती हैं और दौरान खून को चलता देख रहे हैं। और फिर आप पाँव से होते हुए एड़ी में और एड़ी से ऊपर जब जाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को भी देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएं। और इस तरह सोचें, तसव्वुर करें आप पिंडाली में टांग में आ गए हैं। तसव्वुर करें, महसूस करें और पिंडाली में बहुत गोश्त और हड्डी देख रहे हैं। और फिर आप घुटने के जोड़ में आ जाते हैं और इसका मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह जोड़ चलता है और फिर अपनी रान में दाखिल हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत असाब काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हड्डी जिसके साथ आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं और बहुत सारे असाब को देख रहे हैं और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ऊपर जा रहे हैं और जो जो आप ऊपर जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते तो अपने मैदे, गुर्दे, फेफड़े और दिल वगैरह को काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसे एक सरसरी नज़र देख रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर कंधों से गुजरकर गर्दन में दाखिल हो चुके हैं और मुसलसल कदम आपके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आप दिमाग में दाखिल हो चुके हैं और अपने उस बेजे, जिस उसको बेजा कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको पीछे से देखते हैं। अब आप उस तक पहुंच गए हैं, उस दिमाग को देख रहे हैं और ये वो कीमती हथियार है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डालना है। और अगर आप चंद कदम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ऐसे तसव्वुर करें कि आपके सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं। आप बड़े इत्मीनान से सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। आपके सामने एक दरवाजा है जिस पर लिखा है हाउस ऑफ 5 सेंसेस, 5 हिस्सियात का कमरा, हिस्सियात का घर। उस पर एक दरवाजा लगा है और बाएं जानिब इसकी एक सबज सुनहरी रंग की चाबी लटकी हुई है जो इस दरवाजे को खोलने के लिए है। आप चाबी उतारते हैं और इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाएं और ये पहला कमरा आ गया है। इसमें अपनी सेंसेस को तेज करने के लिए, साफ शफाफ करने के लिए सामान पड़ा हुआ है। इसमें वॉशिंग पाउडर, वैक्यूम क्लीनर, विम, डिश वॉशर, जो कुछ भी इमेजिन करें, वॉशिंग का जो सफाई का जो भी सामान अपनी इन हिस्सियात को तेज करने के लिए साफ और शफाफ बनाएंगे, वो इसमें मौजूद है। और अब आप एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ है देखना, सी,
अब आप इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। जरा चारों तरफ दीवारों पर देखिएगा, हर तरफ गिर्दो गुबार नजर आता है। खिड़कियां, पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ गर्द से अटा पड़ा हुआ है। अब आप इनको साफ करना शुरू कर देते हैं। खिड़की के शीशों को अच्छी तरह से साफ करना शुरू कर दें। आप जो जो सफाई करते हैं तो आपको ये कमरा पहले से रोशन लगता है। हर चीज पहले से बेहतर, तरतीब वार और खूबसूरत नजर आ रही है। सबको आपने साफ कर दिया है। जरा अब आप इस कमरे की खिड़की को खोलें, ताज़ा हवा अंदर आ सके। आप बाहर झांक कर देखें, कितना खूबसूरत मंजर है। हर चीज जो बैरूनी है सफाफ शफाफ खूबसूरत नजर आ रही है। इस खिड़की से आप हद्दे निगाह तक बिल्कुल वाजिया देख सकते हैं। आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं। अगले दरवाजे पर लिखा है हेयर, सुनना। अब आप इस कमरे में दाखिल हो जाएं। उसी तरह उसकी भी सफाई करना शुरू कर दें। इसकी दीवारें, पर्दे, खिड़कियां और फिर इसकी खिड़की भी खोल दें। और जब आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो आपको बहुत भली लगती हैं, इसके साथ में तेज हवा के झोंके भी आते हैं और आप दरख्तों के पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज वाजिया सुन रहे हैं। फिर अचानक बादल आ जाते हैं। बादल के गरजने की आवाजें सुन रहे हैं और आप इस आवाज में को भी सुन रहे हैं। हर किस्म की अब आपके कान हर किस्म की आवाज को पहले से बेहतर सुन सकते हैं। अपनी तवज्जो अपनी अंदर की तरफ मरकूज करें। दिल की धड़कन की आवाज को सुनिए, अपनी सांस की आवाज को सुने और इस तरह महसूस करें अब आप अंदरूनी और बैरूनी आवाजों को साफ साफ सुन सकते हैं। और हर ये सारा काम इस सुनने की हिस्स को साफ करने के बाद हुआ है। अगला दरवाजा आ गया है। इस कमरे से बाहर निकल जाएं और अगला दरवाजा छूने या महसूस करने की हिस्स का है। और हस्बे मामूल आप जो ही इस कमरे में दाखिल होते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। और उसी तरह आप उस गर्द गुबार को साफ कर दें। फर्नीचर, दीवारें, पर्दे, तो फिर सफाई के बाद फर्नीचर पर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत मुलायम महसूस होता है क्योंकि गिरदो गुबार खत्म हो चुका है। इस कमरे की खिड़कियां भी खोल दें। जब आप खिड़कियां खोलते हैं तो शीशे पर हाथ फेरते हैं तो इसकी मुलायमियत को महसूस करते हैं। कमरे की दीवारों पर हाथ फेरते हैं तो वो आपको बिल्कुल मुलायम महसूस होती है और बाहर से ठंडी हवा दाखिल होती है। हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं और इस तरह आपके महसूस करने की हिस्स पहले से बेहतर हो गई है क्योंकि आपने इसको साफ और शफाफ कर दिया है। अगला दरवाजा चखने की हिस्स का है। चखने का ये कमरा मीठे, कड़वे, नमकीन जायकों से भरा हुआ है। ये सारे जायके आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस कमरे की सफाई शुरू कर दें। पहले इन तमाम जायकों को अलग-अलग कर दें और फिर इस कमरे को भी अच्छी तरह साफ कर दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दूसरी सेंसेस हिस्सियात को आपने किया था। और सफाई मुकम्मल करने के बाद इस कमरे की भी खिड़की खोल दें। जो ही आप खिड़की खोलते हैं
आपके सामने आपके पसंद का दरख्त, केला, माल्टा, आम, संतरा, कुछ भी, कोई भी दरख्त हो सकता है, उस पर फल लगा हुआ है। इस फल तक आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है। आप इस फल को तोड़ें, मुंह में डालें और इस फल के जायके को महसूस करें, हलक से उतरता हुआ, और अपने आप को ये पैगाम दें, अब चखने की हिस्स पहले से बेहतर हो गई है, और फिर इस कमरे से भी बाहर निकल आए। अगला दरवाज़ा सूंघने का है, स्मेल डोर, और हस्बे मामूल इस कमरे में दाखिल हो जाएं। ये भी गर्दो गुबार से अटा पड़ा है, इसके अंदर बदबू है, जैसे गली सड़ी चीज़ें होती हों, और कुछ पुराने और बोसीदा बर्तन जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो बदबू पैदा कर रही हैं। जो ही आप पहले बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो इसमें सख्त बदबू आती है। अब आप बारी बारी इन बर्तनों को साफ कर दें और जो कुछ इसमें है बहा दें और पानी से धोएं। इस कदर धोएं कि ये बदबू ख़त्म हो जाए, और फिर इनको अपनी जगह पर रख दें। अब आपने अपने सूंघने वाली हिस्स को साफ और शफाफ कर दिया है। इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें, और जो ही आप खिड़की खोलते हैं, बाहर बारिश होने की जो खुश्क ज़मीन पर पड़ती है तो एक ख़ास खुशबू होती है, और इसके साथ ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं जो गुलाब और मोतिये की खुशबू से भरे हुए हैं, और भरपूर खुशबू आप महसूस कर रहे हैं और इस खुशबू से पुरलुत्फ हो रहे हैं। आप और अपने नाक के जरिए खुशबू को अंदर दाखिल होते हुए महसूस कर रहे हैं। इस तरह आप सूंघने की हिस्स को साफ और शफाफ बना चुके हैं, और फिर आप इस कमरे से भी बाहर निकलते हैं, और फिर आप पांचों कमरों के बाहर बालकोनी पर आ जाते हैं और इन पांचों कमरों को देख रहे हैं जिनको आपने अभी अभी साफ करके बाहर निकले हैं। और यही वो सेंसेस हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को कोई काम करने के लिए कुव्वत मुहैया करती हैं, ताकत मुहैया करती हैं, और आप बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपनी अपनी सेंसेस देखना, सुनना, छूना, चखना और महसूस करना, इनको मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ कर दिया है, और अब इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूँ, और मैं अब इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूँ। और फिर उसी तरह वापस आते हैं, अपने ब्रेन को देख रहे हैं, अपने दिमाग, अपने नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं, और वापस नीचे की जानिब सफ़र कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए, कंधों से सीना, फिर रीढ़ की हड्डी, और फिर रान, यानी उसी के उलट जो पहले किया था। लेफ्ट साइड की तरफ से हम ऊपर नर्वस सिस्टम की तरफ गए थे, राइट साइड की तरफ से हम वापस आ रहे हैं, उसमें से नीचे आते हुए आप अंगूठे तक पहुंच गए हैं, और निकलते हुए आप अपने आप को एक नए अंदाज में महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किस तरह आपने अभी भी इतनी परसेप्शन को, अपनी जो हिस्सियात हैं, अपनी महसूसात हैं, अपनी फाइव सेंसेस को तेज तर कर दिया है, और ये सेंसेस आपको नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करने की बुनियाद है। और फिर आप आंखें खोलें और गहरी सांस लें, और आज आपने अपनी पांचों हिस्सियात को बहुत तेज उतर कर दिया है जो आपकी ताकत हैं, और इन्हीं पांच सेंसेस के थ्रू हम अपने नर्वस सिस्टम को, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम और प्रोग्राम करते हैं। आज आपकी ये पांचों सेंसेस बहुत तेज और तर हो चुकी हैं,
और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप बहुत रिलैक्स और इनकी सफाई करने के बाद आपको बहुत पुरसकून, कॉन्फिडेंस, रिलैक्स और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। अब आप आहिस्ता से आंखें खोलें, अगर पानी रखा है तो आप पानी पी लें, और अगर कोई इसी थोड़ी देर इसमें रहना चाहता है इस कंडीशन में तो रहे, वरना आप आहिस्ता से आंखें खोलें और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जी, आप किसी का हैंड रेज है, वो पूछना चाह रही हैं तो बताएं आप सब। अ, अभी आगे चलें, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। और कैसा लगा ये मेडिटेशन मेटाफोर? टाइप करें ताकि हम आगे चलें। थोड़ा टाइम ये होता है कि 1 घंटे का ही, और उसमें से वेट में भी चला जाता है। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आवाज आ रही मेरी? जी, अतिया ने कहा जी मैम बहुत अच्छा लगा, गुड, ग्रेट। हमने कल पढ़ा था, हलूदा ने भी गुड, जो हम थोड़ा बहुत हमने स्टडी किया, तो जो लोग कल नहीं थे, अच्छा गुड, ग्रेट, अतिया करी पानी पी रही हूँ, ग्रेट, वंडरफुल। तो उसमें हम अभी थोड़ा स्टार्ट ही ले रहे हैं कि बेसिक चीज़ें जो हम अपनी नफ्सियात के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पिछले एक लेक्चर में, एक दो में। तो वो जो जो लोग नए हैं उनके लिए फिर वो चीज़ें जो एक दो लोगों ने जो ज्वाइन नहीं किया था, तो थोड़ी बहुत बता रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि हमारी पर्सनैलिटी की, बल्कि आप में से कोई थोड़ा सा ब्रीफ कर दे कि कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि इनके लिए रिवीजन हो जाएगी। फिर हम ये इधर से स्टार्ट करेंगे कि कल हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, वो पीछे, बल्कि स्लाइड पीछे कर लेती हूँ कि उसमें हम कर लेते हैं। ये जो हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इसका पढ़ा था, मेडिटेशन के बारे में पढ़ा था, ये कोई आप में से कोई पढ़े तो फिर हम आज आगे जो है ना ड्रीम और बाकी करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कि हमारी पर्सनैलिटी के ये एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। आउटर में क्या चीज़ें आती हैं और इनर में। आप में से कौन बोल, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि दूसरों की ज़बान से भी जब साथ स्टूडेंट की आवाज़ से भी सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से भी समझ आती है। तो आप में से कौन पढ़ेगा? जी, डॉक्टर उज़मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? अच्छा, ये आपने बताया था कि जी जी बंद बिल्कुल, हुई ना जो भी आपको समझ आई आप बता दें। कि इंसान का जो एक पर्सनैलिटी का आउटर होता है वो उसका परसोना होता है, जी और उसमें ईगो आ जाती है और होती है जो हमें इंसान बाहर से नजर आता है। जी फिर उसका एक जो अनकॉन्शियस होता है उसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है और पर्सनल भी होता है। पर्सनल में हमारी अपनी फीलिंग या बिलीफ होती है और कलेक्टिव में जो हमारे मुआशरे से जो हमें फीडबैक मिलता है वो होता है। और जो शेडो होता है उसमें शायद ये एनिमस मेल और फीमेल एनर्जी जी होते हैं। जी तो जी ये हर मेल में फीमेल एनर्जी होती है और हर फीमेल में दोनों एनर्जी हर इंसान में होती हैं। जी बिल्कुल। आप क्या हो रहा है? तो ये हमने टोटली पढ़ा था, ये थे कॉन्सेप्ट थे कॉल जुंग के। अब हमने जो है ना आगे जो उसी कॉल जुंग की जो बाकी चीज़ें कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बारे में हमने ये बताया था कि जो हमारी पर्सनैलिटी में जो होता है, जिस तरह एंसेस्टर की तरफ से, आबो अजदाद की तरफ से बायोलॉजिकल चीज़ें हमारी जेनेटिक मेकअप में आता है। अच्छा, इन्होंने पूछा कि एनीमा क्या है, ये मैं बताती हूँ। ये अतिया ने पूछा कि एनीमा का होता है क्या, ठीक है। तो उसमें जिस तरह हमारा बायोलॉजिकल मेकअप होता है, इसी तरह हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो हमारी आबो अजदाद की तरफ से आती हैं। कुछ चीज़ें कॉन्शियस कलेक्टिवनेस है जो है, वो ये है कि कॉन्शियसली जो हम अपने रस्म व रिवाज, हमारे जो चीज़ें शेयर करते हैं, जो जिस तरह से सिंबल्स हैं मुख्तलिफ कंट्री के, और फिर जिस तरह से हमारे कल्चर वाइज आते हैं, कि जैसे इलाका वाइज कराची के जो सिंधी और पंजाबी, इस तरह के जो चीज़ें शेयर होती हैं वो कॉन्शियसली शेयर होती हैं।
तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो हमारी अनकॉन्शियसली शेयर हो रही होती हैं, जो कि हमें वो नहीं पता होता, लेकिन हमारे साइकिक मेकअप में वो चीज़ें होती हैं। तो कॉल जुंग जो एक साइंटिस्ट हैं, वैसे जो टेलीपैथी पे काम किए वो 3-4 हैं, उनमें से बाकी क्यों हमारा लिंक नहीं था, हमारा जो ज़्यादा चीज़ें लिंक थी वो कॉल जुंग की थी। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या साइंटिस्ट है। तो जो एनिमा और एनिमस है, तो अतिया ने पूछा कि ये क्या है। तो एक जो हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, इनको यिन और यान भी कहते हैं, फीमेल और मेल एनर्जी। तो जिस तरह से वो एक औरत है तो उसके अंदर मर्द वाली मेल एनर्जी भी है, और इसी तरह जो मर्द है तो उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी है। आपने देखा भी होगा, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई किसी का फादर नहीं होता तो माँ जो है वो बिल्कुल इतनी ब्रेव और बड़े डिसीजन लॉजिकल करती है, और बच्चों को बाप की तरह वो पालती है कि वो हर तरह के जो है ना वो बच्चों के साथ वो डीलिंग भी और उसको इकोनॉमिकली भी डील कर लेती है, और मर्द की तरह वो एक माशरे में काफ़ी मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग बन के रहती है। इसी तरह अगर किसी की बीवी की डेथ हो जाती है तो हमने वो भी देखा कि वो कैसे बिल्कुल माँ की तरह पालता है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे जो बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें एनिमा और एनिमस दोनों दोनों एनर्जी हैं। अब हम जो जो ड्रीम एनालिसिस है, इस पे भी कार्ल जंग ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो हमने इसमें इतना ज़्यादा तो ड्रीम एनालिसिस पे नहीं पढ़ना, क्योंकि एक पूरा कोर्स अलग से है। तो ड्रीम एनालिसिस जो होती है वो डिपेंड करती है दो तीन चार किस्म की, जिसमें एक स्पिरिचुअल ड्रीम भी है, जिसमें हमारे जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, जिसमें सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जो भी ख्वाब होते हैं, तो ख्वाब वो चीज़ें जो हमारे अनफुलफिल बिजनेस या अनफुलफिल विशेज़ होती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, उनको हम दबाते हैं। तो वो जो हम जब सोते हैं तो वो का जो सिगमंड फ्राइड है वो कहता है कि राइल रोड है, कि वो ऐसी जो हमारी ख्वाहिशात जो हमें आम ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, तो उनके लिए जो ख्वाब हैं वो एक ऐसी राइल रोड है कि उसमें आसानी से वो ख्वाबों में हम पूरा कर लेते हैं। एक उस तरह के ख्वाब होते हैं रिलीजियस हो गए, और फिर कुछ जो रूहानियत के स्पिरिचुअली ख्वाब आते हैं, जो कि हमें वक्त से पहले पता चल जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैसेजेस हमें आती हैं टेलीपैथी की। तो इस तरह से 4 किस्म के ड्रीम्स हैं। तो ये ड्रीम्स को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ज़रा हमारे एक बहुत जैसे रिलीजियस लोग बिलीव करते हैं कि ड्रीम ख्वाबों में जो चीज़ें आती हैं तो वो एक सीक्रेट्स हमारी मुकद्दस भी होती हैं, कि हमें पहले से पता चलता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जब टेलीपैथिकली ये प्रैक्टिस कर लेते हैं फोकस की, मेडिटेशन की, उनको वक्त से पहले किसी की डेथ का भी पता चल जाता है, खुशी का भी पता चल जाता है, गमी का भी पता चल जाता है। कोई बीमार है तो उसे ख्वाब की सूरत में। नेक्स्ट ख्वाब में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, कि हम डिसीजन नहीं कर पाते, जब हम डिसोनेंस होती है, या कोई फैसला करना हो, या कोई रिश्ता करना हो, या कोई हमें शादी के मसाइल हों, या कहीं एडमिशन लेना हो, या कोई स्टडी से रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी हम अपने जो चीज़ हमें पता चलनी है, करनी है, कि हम मुझे अब कोई ऐसा सिंबल मिले कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या ये मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उसके लिए हम लिख के अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। तो फिर वो होता ही है कि वो तकिए के नीचे हम रखेंगे तो वो ख्वाब में हमें वो उसका जवाब मिल जाएगा। उसमें ये होता है कि हमारा सब जो क्रिटिकल माइंड है रात को तो सो जाता है, तो हमारा सब कॉन्शियस जो है उसका सलूशन भी ले आता है। और अगर हमने कोई चीज़ अचीव करनी है, जैसे मैंने वेट रिड्यूस करना, स्मार्ट होना है, तो मैं वो भी लिख के रख सकती हूँ कि मैंने स्मार्ट होना है और इतने टाइम से इतने तक, या मेरी कोई विश है जो मुझे चाहिए कि पूरी होनी है, तो वो लिख के तो तकिए के नीचे रख सकते हैं। तो वो हम तकिए के नीचे कुछ अरसे तक रखेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी वो चीज़ें पूरी होंगी। तो ये थोड़ा सा उसके साथ जो है ना थोड़ा लिंक था, तो ये मैंने बताया। क्योंकि ये पूरा हम ख्वाबों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कि पूरा एक कोर्स है। अगर किसी को है तो बुक्स जो ड्रीम एनालिसिस की हैं वो आप पीडीएफ फ्री डाउनलोड भी मिल जाता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों को आप डिटेल में। ये मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ ये होता है। ये आ गया जी पर्सोना, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की स्लाइड इसलिए ज़्यादा होती हैं कि अगर किसी ने पढ़नी है, ये मैं आपको बाद में पूरा पीडीएफ भेज दूंगी। अगर पहले चाहते हैं तो पहले ही आपको भेज दूंगी, वरना रोज़ की रोज़ स्लाइड भेजूंगी जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्लाइड भेज दूंगी।
तो ये इसलिए होती हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, जब स्लाइड दोबारा पढ़ेंगे तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये आप में से कोई पढ़ ले, ये जो पर्सोना के बारे में है। पर्सोना एक वही लेटियन वर्ड्स है जिसका मतलब ये है कि हमारी सोशल पर्सनैलिटी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जो एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल गुस्ताव जूंग, उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने ये बताया है कि एक हमारी पर्सनैलिटी का एक पर्सोना होता है और एक रिसोर्स पर्सनैलिटी होती है, एक सरफेस वाली। रिसोर्स जो हमारी डीप क्वालिटीज़ होती हैं, जब हम अपने किसी क्लोज के साथ रहते हैं तो हमारी वो जो पर्सनैलिटी होती है, और जो हम दूसरी सोशली लोगों के सामने हम पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो हमारे रोल हैं मुख्तलिफ, जो कल भी बताया था, हमारी एज अ वाइफ, एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, ये सारे हमारे रोल होते हैं। तो हमने हाँ, तो हम होता क्या है, हम जिंदगी में किसी एक रोल में अटक जाते हैं। उसकी वजह से बंदा वो बचपन से लेके जब हमारी स्टेजेस हैं लाइफ की, जब हम माँ के पेट में जाते हैं, वहाँ फीटस, फीटस से लेके इन्फेंट, इन्फेंट से लेके टॉडलर, टॉडलर से लेके एडोलोसेंस, एडोलोसेंस से लेके टीनेज, टीनेज से लेके अर्ली एडल्टहुड, फिर मिडिल एडल्टहुड, फिर लेट एडल्टहुड। हमारे ये जब स्टेजेस हैं, तो हम नेचर के साथ जब चलते हैं तो हमारे साथ मसाइल नहीं होते। होता ये है कि मैं पहले तो मैंने अभी कैसा नहीं किया, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती थी, मैं पहले ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, पहले तो मैं ऐसी थी। जब इन चीज़ों में हम स्टक होते हैं और उस स्टेजेस के साथ हम खुद को चेंज नहीं करते और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो भी मसाइल होते हैं। तो हमें उन जो भी स्टेजेस हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, हम उनको उधर ही छोड़ें, तो बहुत से मसाइल हमारे खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। और जब हम एक स्टेज से दूसरी में जाते हैं, जब अब हम एक जवान लड़की होती है, शादी होती है, उस रोल में उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है। फिर वहाँ से जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, जब दूसरा रोल आता है, हम मदर इन लॉ बनते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हर बंदे के साथ ये स्टेजेस आती हैं, तो वो हमारे रोल हैं। हमें उन रोल्स के साथ जो है ना अच्छे से कोप कर जो है ना तभी कर सकेंगे कि हमारी अगेन ये पर्सनैलिटी डेवलप सही हुई होगी। तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी में सबके यहाँ कोई ना कोई फ्लाज रह जाता है। तो वो फ्लाज हम जब बड़े हो जाते हैं, उसी को जो कॉन्शियस हमारा है, जिसका हमसे सवाल भी होगा, तो उसी का है कि हमने अपने ऊपर कॉन्शियसली काम कैसे किया। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 3% है किसी थ्योरी के मुताबिक, किसी के मुताबिक 5 है, किसी के मुताबिक 12 है। कैपिसोनियन मॉडल के तहत 12% हमारा कॉन्शियस माइंड है। उस कॉन्शियस माइंड को हम इस्तेमाल करके हम अपने सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जो बचपन से हमारी पर्सनैलिटी में जो लैकिंग रह गई है। उसी वजह से हम रोल को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो जब हम अपने ऊपर किसी रोल में कहीं अटक जाएं, कहीं प्रॉब्लम आए, तो हमें अपने ऊपर काम करना और देखना है कि कैसे है। तो ये इसलिए मैं ये चीज़ें ज़्यादा करती हूँ कि पहले हम अपनी पर्सनैलिटी में से फ्लाज निकालें। जो कल भी एक क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारी अपनी थॉट है या किसी की है। जब अपना हमारा डार्क एरिया है, जो ब्लाइंड एरिया, हमने उसको क्लियर कर लेना है, जो कि हम इन गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। और ये सीडिंग हो रही होती है, ये बिल्कुल फ़ौरन से नहीं होती। हमारे सब कॉन्शियस में ये जो इतना पूरा स्क्रिप्ट और चीज़ें होती हैं, ये हमारे कॉन्शियस जो हमारा बैरियर है उसको क्रॉस करके सब कॉन्शियस में पहुंचाई जाती हैं। तो जिस तरह से बेम्बो सीड है, जो गन्ने का दरख्त होता है, वो 3 साल उसका बीज ज़मीन में रहता है। तो हमारे दिमाग में भी सीडिंग है, जो हमारी पर्सनैलिटी में जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो हमारी इंस्टॉल हुआ है सॉफ्टवेयर, तो वो हमारा पर्सनैलिटी बनने के लिए पैदाश से लेके 6 साल है। फिर 11 साल तक कंप्लीटली वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में चली जाती हैं। अब आगे जो हमारी पर्सनल हम जो चल रहे होते हैं, तो वो जो प्रोग्राम हमारा हुआ, कंडीशनिंग हुई है, वो सारी चीज़ें हमारी आगे की ज़िंदगी में वही सॉफ्टवेयर चलता है। तो जब हमें पता चल जाता है कि यही है कि हमारी अगर जो पर्सनैलिटी के दौरान जो हमारे पेरेंट्स के पास जो चीज़ें थी उन्होंने दी, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे एजुकेशन में, इकोनॉमिकली और विजडम में दिया, अब हम उनको भी माफ़ करके, खुद भी माफ़ करके, हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमने कुछ चीज़ सीखी है, अनलर्न किया, तो हम उसको अनलर्न करके नया भी सीख सकते हैं। अब आ गया है जो मैंने अभी बात की है कि शेडो क्या है।
ये आप में से कोई पढ़े, क्योंकि अब पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी अगर समझ नहीं आई है। जी, इंग्लिश उर्दू दोनों में, एक बंदा उर्दू में पढ़ेगा एक इंग्लिश में। इस तरह इंटरेक्टिव नहीं होगा। इस जब हम पढ़ते हैं ना तो इंटरेक्टिव होता है, उसमें सीखते भी ज़्यादा और चीज़ें समझ भी ज़्यादा आती हैं। कौन पढ़ेगा? थोड़ा सा कोशिश करें। उर्दू वाली भी लगाऊंगी, इंग्लिश वाली भी। जी जी मैं पढ़ जी जी बिल्कुल डॉक्टर उस्मा, थैंक यू। What is your for many people? This means things like sadness, rage, laziness, and cruelty. But you might see it as uncivilized and unacceptable things like your personal power, your independence, or your emotional sensitivity. Of course, some of us do not realize we have a shadow side as we feel ashamed and lack self awareness. जी, अब देखें कि हम ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम सब के अंदर जो है ना 5 किस्म के जो शैडोज़ हैं ना, वो हम सब के अंदर है, लेकिन हम सोशली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें लगता है कि ये चीज़ हम कैसे, हम सब के अंदर जब हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में तो मुश्किल नहीं है। जिस तरह ये देखें कि ये उदासी है, गुस्सा है, सुस्ती है, जुल्म जैसी चीज़ें, ये बल्कि कोई पढ़ लेना, कौन था? कोई और पढ़ेगा? जी मैं अति, आप पढ़ें। जी पढ़ें। आपके साय की तरफ क्या है? बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब है उदासी, गुस्सा, सुस्ती और जुल्म जैसी चीजें, लेकिन आप इसे गैर मुहज़्ज़ब और नाकाबिले कबूल चीज़ों के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे आपकी ज़ाती ताकत, आपकी आज़ादी या आपकी जज़्बाती हसासियत। यकीनन हम में से कुछ को ये एहसास नहीं होता कि हमारा सायादार पहलू है, क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं और खुद आगाही नहीं रखते। जी, देखें जो हमारी ब्लाइंड एरिया जो हम सबका है, अब देखें तो अगर कहीं बात होगी तो कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो जेलस नहीं होती, नहीं नहीं मैं तो, मुझे पावर तो नहीं चाहिए, मैं तो, मुझे कोई फ्रीडम तो नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें और हम एक्सेप्ट ही नहीं, किसी को कहें कि अच्छा आप उदास हो, नहीं नहीं मैं तो नहीं उदास हूँ, एक ये तो कोई चीज़ ऐसी हम सब एक्सेप्ट ही नहीं करते। और हम कभी अगर जुल्म ये जो चीज़ें करते हैं, जो हमारा डार्क एरिया है, तो उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि ये सिविलाइज तरीका नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और शर्म महसूस करते हैं, इसलिए अपने बारे में अपने अंदर जो डार्क एरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम अवेयरनेस आ जाती है और इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर बाद हम काम करते हैं कि उन चीज़ों को, क्योंकि सबके अंदर जेलेसी है, सबको पावर की ज़रूरत है कि वो किसी पे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी मैं भेज दूंगी चीज़ें। तो ये जो हम शेडो को कैसे हील कर सकते हैं, तो शेडो को हील करने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं चलेगी स्लाइड, अभी शेडो में और चीज़ें आएंगी कि क्या क्या है। शेडो को हील करने के लिए हम सबसे पहले अपने बारे में ऑब्जर्वर हूँ, जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं। क्यूरियसली अपने बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या प्रैक्टिकल करती हूँ। प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल टुवर्ड अदर, दूसरों को जजमेंट ना करें। दूसरे जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, उनको समझे कि इनके साथ कोई ना कोई इश्यू होगा। हम दूसरों की तरफ जजमेंटल होते हैं और अपनी तरफ नॉन जजमेंटल होते हैं। हमने अपने आप को ऑब्जर्व करना है ताकि हम अपने शेडो को हील कर सकें। वर्क विद प्रोफेशनल, वो आप अभी आपका चल रहा है। मेडिटेट, वो भी आप कर रहे हैं। ट्राई शेडो जर्नल, कि अपने जो है ना वो पढ़ें और लिखें। अपनी जो हमारी ब्लाइंड एरियाज हैं उनके बारे में जर्नल्स मिलते हैं, वर्कशीट मिलती हैं, उनको देखें। ट्राई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, उसमें ये होता है कि जो टाइमलाइन थेरेपी है, अगर आप कोई ना कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि पास्ट में ट्रॉमाज हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो भी मैं इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि जो होती हैं गाइडेड मेडिटेशन वो चल रही होती हैं, कि उसके थ्रू इंसान के बहुत से ट्रॉमास, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं रिप्रेस मेमोरीज, वो निकल आती हैं। लेबल योर इमोशन एक्सपीरियंस, अपना जो भी हमारा इमोशन चल रहा है उसको नाम देते हैं कि अभी मुझे मुझे गुस्सा आया हुआ है, इट्स ओके टू बी एंग्री। मतलब इसको इग्नोर नहीं करना कि गुस्सा एक गलत चीज़ है, सैडनेस एक गलत चीज़ है, ये एक इमोशन है। जब अल्लाह ताला ने इमोशन दिए
तो ये इमोशन कोई गलत नहीं है, उनको नाम दें कि मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, मैं इस वक्त खुशी महसूस कर रही हूँ, और उन सबको मैनेज करना है और उनसे अवेयरनेस और उनको नाम देना है। थिंक अबाउट समवन हु ट्रिगर यू, कि किस तरह से आपको गुस्सा आता है, कौन आपको, क्या क्या आपके ट्रिगर्स हैं, कोई खुशबू है, कोई वाक्या है, कोई ओकेजन है, कोई ना कोई चीज़ हमारे दिमाग में एंकर हुई होती है जिस वजह से हमें, या तो एक्सटर्नल इवेंट होता है जिस वजह से ट्रिगर होता है, या इंटरनल इवेंट होता है। तो ये तभी हम जो अपने जो शेडो को हील कर सकते हैं। पर्सोना, ये बार बार फिर वही है, पर्सोना फेस, पब्लिक फेस, करेक्टर, ये पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, सेल्फ, फ्रंट पेज, मास्क, एक्सटीरियर, रोल पार्ट, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये वही उसकी डेफिनेशन है। ये शैडो की हीलिंग में से पूछना था कि ये जो बिकम प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल का क्या मतलब हुआ, सेकंड नंबर पॉइंट जो था। जी, हम जब दूसरों को देखते हैं तो उनको जज कर रहे होते हैं, इसने ये क्यों किया, इसने कैसे किया, हम ये देखो, और जज इस तरह करते हैं कि उसने अभी झूठ बोल दिया, उसने गलत किया मेरे साथ, उसने ऐसे, हम उनको जज ही तो कर रहे होते हैं दूसरों को। अब अगर हम दूसरों को जज नहीं करेंगे तो एज इट उन्होंने जो कुछ किया उनको एक्सेप्ट करेंगे कि कोई ना कोई वजह होगी उन्होंने इसलिए ऐसा किया, उसका भी कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, उसका मसला था इसलिए उसने ऐसे बिहेव किया मेरे साथ। तो ये हम दूसरों की तरफ, इसमें भी एक जो मैं मेडिटेशन करवाऊंगी कि जिसमें हमने ये वाली उसमें एक आती है कि पार्ट इंटीग्रेशन है, कि हम जो है ना जज नहीं करेंगे दूसरों को, वो खुद ब खुद हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो हम दूसरों को जज करना छोड़ देंगे। जज हम करते हैं, हम हर टाइम दूसरों को तो इसमें नोटिस ये करते हैं। लिखा हुआ है कि नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स योरसेल्फ लिखा हुआ है ना। अपने अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी, दोनों के बारे में। हाँ, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी नॉन जजमेंटल होना है। नॉन जजमेंटल ये है कि मैंने क्यों किया, जिस तरह हम अपने आप को एलिगेशन लगाते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मैं ठीक ही नहीं हूँ, मैं जो है ना मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, मुझसे ये गलत हो जाता है, ये है ना जजमेंटल। अब जो कुछ भी हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और उनको मैंने निकालना है, अपने आप को एक ब्लेम नहीं करना। जब हम ब्लेम करते हैं ना कि मैंने ऐसे किया, फिर रिग्रेट में भी होता है अपने ऊपर। हम दूसरों को तो फिर भी कहीं ना कभी माफ करते हैं, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि हमारी हमारी सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है। वो जब खत्म होती है तो हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम दूसरों को दूसरे हम कभी ना कभी हम कहते हैं चलो उससे गलती हो गई उसको माफ कर दे, लेकिन खुद को हम नहीं माफ करते। हमसे जो गलती होती है, जो हम अपने हमारे से जो भी हमने किसी के साथ किया, या अपने साथ अपना ख्याल नहीं रखा, या दूसरों के साथ कोई ना कोई मसला हुआ, तो हम वो अपने दिमाग में वो रखते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते। तो लेट गो, जैसे किसी को हम लेट गो कर देते हैं, अपने लिए नहीं करते। हमारी तो सेल्फ टॉक चल रही होती है ना, जो अपनी सेल्फ एस्टीम हमारी फिर लो हो जाती है कि अपने बारे में कि नहीं, मेरे से ही गलत हुआ था, मैंने ही ठीक नहीं किया। हम किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अपने अंदर तो सोच रखते हैं। चलें इसको दोनों में पढ़ लें। वही जो मैंने आपको बताया कि repressed weakness, desire, instinct, and shortcoming, the shadow form out of our attempts to adopt cultural। चलें ये उर्दू का पढ़ लें। आर्कीटाइप की हम सबके साथ जैसे हमारी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस भी है, ये हमारे साइकोलॉजिकल मेकअप में है। जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो हमारी जो हैबिट्स हैं, ये वो हैं, ये लाशऊरी ज़हन के हिस्से के तौर पर मौजूद है और दबे हुए ख्यालात, कमज़ोरियों, ख्वाहिशात, जिबिल्लतों और कोताहियों पर मुश्तमिल है। सकाफ़ती असूलों और तवक्कुआत के मुताबिक डालने की हमारी कोशिशों से साया बनता है। ये जो हमारा शेडो होता है, जो हमारे माशरे में जो चीज़ें, हमारे रस्म व रिवाज और जो चीज़ें दी जाती हैं, हम जब उन पे पूरा नहीं उतरते, उनके अगेंस्ट भी काम करते हैं,
अब ये शेडो और सेल्फ और ईगो ये अलग अलग हैं। तो शेडो और हमने पहले पीछे से हमने देख लिया कि जो शेडो है वो ईगो नहीं है। ईगो हमारा आउटर पर्सनैलिटी का ईगो और पर्सोना है। शेडो और अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो हमारी इनर जो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। ईगो और पर्सोना हमारी कॉन्शियस पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ईगो हमारी आइडेंटिटी होती है और पर्सोना हमारा मास्क है जो हम सर्वाइवल के लिए और जिंदा रहने के लिए और हमारी थ्राइव के लिए होता है। सोशल पर्सनैलिटी जो मैं पहले बता चुकी हूँ बार बार इसलिए कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। शेडो जो है वो हमने छुपाया होता है, हम उसको सामने नहीं लाते अपने साय को। क्योंकि जो हमारी ब्लाइंड एरिया है, शेडो साया है, जो हमारी नेगेटिव साइड है, अगर हम वो माशरे के सामने ले आएंगे तो हमें तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इसलिए हर बंदा अपने साइज से इग्नोर करता है और एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है ना वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में वो अपने आप को कूल, पॉपुलर और फैशनेबल जो है ना वो देखना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे कपड़े पहनेगा, इस तरह कॉन्फिडेंस से चलेगा ताकि उसे लोग सारे उसको पसंद करें और एक पॉपुलर इंसान को उसे जाने। इसी क्योंकि अगर हम इसी तरह जो हम हैं अंदर से, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में जो पर्सोना नहीं रखेंगे तो फिर सोशली हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, शेडो जो है वो हमारे सेल्फ का ऑपोजिट है। यही जो पहले मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें चीज़ें और क्लियर हो रही हैं कि हम जब लाशऊरी तौर पे हमारी नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक जो अनइंटेंशनली अनकॉन्शियसली हमारा किसी भी इवेंट और लोगों और सिचुएशन में जो हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है, वो बिहेवियर जो है वो शेडो बिहेवियर है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शेडो बिहेवियर होते हैं। कुछ लोग डिफेंसिवली रिएक्ट करते हैं, कुछ रेजिस्ट करते हैं चेंज से, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, एग्रेसिवली एक्ट करते हैं। हर बंदे का जो नेगेटिव बिहेवियर है या शेडो बिहेवियर है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग जो हैं देखें वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने आप को ज़्यादा खुल के जाहिर नहीं करेंगे। कुछ जो है वो जब चेंज उनको नई चीज़ें सीखनी है, कुछ करना है, तो वो उसमें रेजिस्ट महसूस करते हैं। तो ये जो शेडो है हर एक का मुख्तलिफ है। कुछ लोग मैनिपुलेट होता है कि असल चीज़ को तोड़ मोड़ के बयान करना। कुछ लोग जो होते हैं बहुत एग्रेसिव अंदाज में काम करते हैं। हर एक का डिफरेंस है। क्या इन्होंने पूछा है? जी, नेगेटिव एनर्जी जो है हमारी वही डार्क साइड हमारी, और उसको हमने उस पर काबू पाना होता। अब ये आया कि व्हाट इज शेडो। शेडो जो डार्क साइड है हमारी पर्सनैलिटी की, और उसमें हमारा एक जो प्राइम होता है कि जो बेसिक जो बुनियादी जो हमारा है वो नेगेटिव इमोशन है इंसानों का, जिसमें हम नफरत, हसद, सेल्फिशनेस और पावर हंगर, ये हमारी क्वालिटीज़ 5 हैं जो कि हमारी शेडो की हैं, और ये हम सब के अंदर हैं। इसमें से हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारी शख्सियत का डार्क पहलू है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कदीम मनफी इंसानी जज्बात, गुस्से, हसद, लालच, खुदगर्जी, ख्वाहिश, विशेष तो हमारी हैं, और ताकत के असूल की कोशिशों पर मुश्तमिल है। ताहम हमने खुद को अपनी बहुत सी बेहतरीन खूबियों से भी अलग कर लिया। अब इंसान की अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन हम इन जो क्वालिटीज़ हैं जिसमें गुस्सा, जिसमें हसद, लालच, खुदगर्जी,
ख्वाहिश और ताकत का असूल, ये पावर हंगर हम इन सब चीज़ों से खाली नहीं है, हम सब के अंदर होता है, लेकिन किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। अब ये हो सकता है कि खुद गर्जी पर्सनैलिटी बनते हुए ही, जो कि नॉर्मल न्यूरोटिक हमारी नीड होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जब वो नहीं पूरी होती उस दौरान, वो हमारी जो स्टेज है उस स्टेज के मुताबिक अगर नहीं मिली तो वो पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। कुछ में ज़्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है। हर इंसान के अंदर, ये हम इनकार नहीं कर सकते कि ये किसी एक के अंदर है और किसी और के अंदर नहीं है। सब के अंदर प्राइमरी ये अल्लाह ताला ने, ये हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें है। इसी को हमने ओवरकम करना है तो हमने अशरफुल मखलूकात बनना है, जिसको नाइब का है कि हमने अपने जो डार्क एरिया है उस पे भी हमने जब काम कर लेना है, तब हमने जो नाइब है हम वो बन सकेंगे। तो जब हमें, पहली तो बात है कि चेंज तब आती है कि उसको पहले अवेयरनेस आती है कि ये चीज़ है। तो अब आज के बाद आपको ये चीज़ पता चली है कि ये जो है बुनियादी चीज़ें हमारे अंदर, ये हमारे डार्क एरियाज होते हैं। इसके ऊपर हमें, पहले तो हमें अवेयरनेस आ गई, फिर एक्सेप्ट कर लिया कि जी हैं, मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर ये हैं, ये बुनियादी तौर पर हम सब के अंदर होती हैं। फिर देन चेंज, तब हम काम करेंगे। और उसके लिए साथ साथ जो ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, आपकी गाइडेड मेडिटेशन चल रही हैं, और अगर किसी का और ज़्यादा रिप्रेस्ड चीज़ें हैं तो उसके लिए जो है ना वो प्रॉपर थेरेपी और काउंसलिंग भी ली जा सकती है। टाइम आपकी तरफ आया हो क्या? टाइम कितना टाइम रह गया? थोड़ा चले आगे। ये है नया दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमें चले, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। इसके बारे में कोई थोड़ा बहुत किसी को कोई आइडिया हो कि ये क्या है, और नहीं है तो इसको पढ़ें, फिर इसको करते हैं। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्लाइड है, उसको हम काफ़ी लेके चलेंगे। और ये चीज़ जो है ना मेंटल मैसेजेस में और इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और इसके प्रिंसिपल भी आगे। तो ये क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी का होता है कि आउटर और इनर जो है ना वो एक मैच हो रहा होता है। तो इसके, ये इसका मतलब है कि हमारा ये, हमें कोई भी जो लोग मिलते हैं, जिन जगहों पे जाते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो हमें ग्रो करने के लिए, वो कोई ना कोई उसकी वजह होती है। तो वजह यही है कि जब हमने किसी चीज़ की कोई विश की होती है, तो वो चीज़ें जो कायनात में, जो कॉस्मिक एनर्जी के बारे में लास्ट, अच्छा वो ओरिएंटेशन में किसी ने क्वेश्चन किए थे। अच्छा ये अब क्लास एंड हो रही है जी, एतिया मैम प्लीज। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं ना? सिंक्रोनिसिटी इसको आगे क्या आप पढ़ेंगे। जो जी जी जी, वो बोले। क्या आप जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपने दिमाग, अपने ब्रेन के थ्रू, जी मिलती वो, फिर आपको ये